गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। हम डिस्कस कर रहे थे SSC 2019 प्रीलिम्स में पूछे गए मैथ्स के सवाल। हम इन सारे के सारे जो पेपर हुए हैं कुल मिलाकर के 18 शिफ्ट में SSC 2019 को कंडक्ट करवाया गया था, इनको मैं डिस्कस करवा रहा हूं चैप्टर वाइज। जैसे अलजेब्रा हमने पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ा, प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्कस किया, एवरेज हो गया हमारा। इस टाइप से मैं आपको गो थ्रू करवा रहा हूं, एक एक चैप्टर उठाते हैं, उसको कवर करते हैं। पिछले सेशन में हमने 19 सवाल डिस्कस किए थे ज्योमेट्री के, तो आज भी हमें ज्योमेट्री के क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, क्योंकि कुल मिलाकर के यहां पर 57 सवाल पूछे गए थे। टोटल आपकी 18 शिफ्ट थी, तो ऑन एन एवरेज हर शिफ्ट के अंदर 3-3 सवाल आपको मिलते हैं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जहां पर आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि ज्योमेट्री का है या फिर मेंसुरेशन का सवाल। असल में जहां पर अगर आप ओरिजिन में जाते हैं तो मेंसुरेशन जैसा कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ आपका ज्योमेट्री था। फिर इसका धीरे धीरे डिवीजन कर दिया गया। तो इस हिसाब से हमें वैसे सारी की सारी बातों को ही डिस्कस करना है। तो जो भी बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी के अंदर क्या भाई, CHSL, CGL के ये पेपर हैं और CPO प्लस में CDS वाले स्टूडेंट्स, तो इन एग्जाम्स का क्या है, पैटर्न एक जैसा ही होता है। मैथ्स की अगर हम लोग बात करें तो सेम टू सेम एक ही टाइप के सवाल इनमें पूछे जाते हैं। तो ये बच्चे इनको जरूर देखें जो एग्जाम में प्री में बैठ चुके थे, जिनको ये लगता है कि यार ज्योमेट्री के सारे सवाल एक साथ मिल जाते तो ठीक होता है। कई बार क्या होता है कि आपका पर्टिकुलर पार्ट वीक होता है, कि ये जैसे अलजेब्रा का पार्ट है वो वीक हो गया, तो इसलिए हमने क्या किया, अलजेब्रा को भी डिस्कस कर लिया। तो मैं आपको डिस्कस करवा रहा हूं चैप्टर वाइज। आपका काम क्या रहेगा, जैसे ही ये सारे के सारे सेशंस कंप्लीट हो जाएंगे तो वासु स्टडी IQ नाम से जो टेलीग्राम का चैनल है, वहां पर मैं आपको इनकी PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। वहां से आप क्या करें, एक पेपर उठाएं। जैसे 3 मार्च पहली शिफ्ट का पेपर आपने उठाया, पूरे को अटेम्प्ट कर लिया, फिर दूसरा पेपर उठाया, उस पूरे को अटेम्प्ट कर लिया, तो कुल मिलाकर के आप 450 सवालों से वैसे भी गो थ्रू हो सकते हैं। तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, प्लस में सबसे जरूरी बात, कुछ सवाल हमें हर बार ही नए मिलते हैं जिनका या तो पूछने का तरीका डिफरेंट होता है, या वो क्या करता है, 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज करके एक साथ मिला देता है, उनसे सवाल बनाता है। आप अगर सिर्फ बुक्स से पढ़ते हैं तो बुक्स में चीजें इतनी इजी वे में अपडेट नहीं होती। जैसे अभी की बात करें तो 2018 मेंस के सवाल भी आपको मार्केट में उपलब्ध, जितनी भी किताबें, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट किसी में भी वो सवाल नहीं डाले गए हैं, जबकि पेपर वो भी इंपॉर्टेंट थे। प्री भी हो चुका है, तो प्री का तो वैसे ही कोई चांस नहीं था। तो यहां से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है। जिस बच्चे की जैसे तैयारी अच्छी है, अलजेब्रा पूरा देखा, कुछ सवाल इंपॉर्टेंट लगे कि 7-8 सवाल साइड में नोट करो और आगे बढ़ते जाओ, ये आपकी अप्रोच होती है। ठीक है, चलिए भाई आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 20 में देखना जरा इसने क्या कहा। क्वेश्चन नंबर 20 देखना, O केंद्र वाले एक वृत्त की 2 जीवाएं हैं, 2 कोड्स आपके पास AB और CD, बिंदु P पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। फिर इसने कहा कि एंगल APC की जो वैल्यू है वो 95 डिग्री है और AOD की जो वैल्यू हो वो 110 डिग्री है। तो एंगल BOC का मान आपको निकालना है। तो देखना जरा, यहां से एक आप ड्रॉ कर लेते हो सर्कल। सवाल हमेशा पूरी लैंग्वेज पढ़ें। इसका सेंटर हो गया O, एक एंगल उसने AOD कहा है, तो बेटर क्या रहेगा, जैसे यहीं का यहीं इसको क्रिएट कर दें, लगभग एक रफ आइडिया कि भाई 110 डिग्री आपका नजर आएगा। ये क्रिएट कर दिया। अब कोड आपस में भी तो इंटरसेक्ट करती हैं, तो इसका मतलब एक कोड आप इधर बना दो, ये वाली AB, और दूसरी कोड आप मान लो इधर बना दो, ये हो गया आपका CD। कहां इंटरसेक्ट करती है भाई, इंटरसेक्शन पॉइंट आपके पास इसने दिया है P। अब अगला एंगल आपके पास क्या है, APC की वैल्यू 95 डिग्री, AP और C की वैल्यू आपके पास है यहां पर 95 डिग्री। हमसे वो ये पूछना चाह रहा है एंगल BOC का मान क्या होगा। तो एक छोटी सी प्रॉपर्टी आपको पता होगी, क्या भाई, कि यहां अगर सेंटर पर ये कोई भी मान है, मान लो ये C और D है, ये अगर एंगल थीटा बना रहे हैं, तो यहां सरकमफेरेंस पर जो एंगल बनता है वो हमेशा ही क्या होता है, θ/2। ये 60 होगा, ये 30 होगा, ये 100 होगा, ये 50 होगा, या फिर यहां जो एंगल बनेगा उसका जस्ट डबल क्या होगा, सेंटर पर बनेगा।
अब इसने जो बात पूछी है उसको रिलेट करवाना कैसे भी। आपसे क्या पूछा इसने, BOC। BOC सेंटर पर एंगल बन रहा है। इंपॉर्टेंट बात यही है कि सवाल को सोल्व करने के लिए कुछ चीजें आपकी पकड़ में आनी जरूरी है। आपने क्वेश्चन में देखा कि BOC की वैल्यू आपको निकालनी है, तो कोई ना कोई ऐसा दिमाग लगाओ कि B और C का यूज होकर सरकमफेरेंस पर क्या एंगल बन रहा है। तो आप गौर से अगर देखें तो मैं अगर इससे मिला दूं तो आप पाएंगे कि ये एंगल बन रहा है। इसे मैंने नाम दे दिया जैसे थीटा, कि B और C ने सरकमफेरेंस पर, इधर मिला दो या कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर दोनों सेम ही होते हैं। ये तो प्रॉपर्टी है बेसिक सी सर्कल के अंदर। ये एंगल आप निकाल लो और फिर BOC का इसका जस्ट क्या हो जाएगा, डबल। इतना आपको काम करना है। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करना भाई, ये आपका 95 डिग्री। अब देखना A और D ने सेंटर पर 110 बनाया है, A और D सरकमफेरेंस पर इसका जस्ट हाफ बनाएंगे। कितना होगा, 55 डिग्री। 95 और 55 की बात करें, 9 5 14 और ये 150, तो इसका मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, 30 डिग्री। अभी अभी आपने क्या देखा कि सरकमफेरेंस पर 30 डिग्री है, तो BOC की जो वैल्यू है इसका जस्ट डबल हो जाएगा। तो इसमें कोई दमखम वाली प्रॉपर्टी नहीं थी। हालांकि इस सवाल के स्टार इसलिए लगा लेना क्योंकि ये कई बार कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। आपको ये भी सीखना है कि एग्जाम हॉल में डायग्राम के ऊपर कैसे काम किया जाता है, एक प्रॉपर मैनर में चीजें उठाई जाती है, उसके बेसिस पर डायग्राम बनाए जाते हैं। आई होप समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 21 की आप लैंग्वेज को रीड करें। सवाल नंबर 21, सवाल नंबर 21। और परसों मेरे ख्याल से एक बच्चे ने कमेंट भी किया था, क्या 2 या 3 बच्चों ने कमेंट किया था, क्या रेलवे के पेपर्स भी डिस्कस करवाए जाएंगे। तो एक बार SSC प्री के हम लोग पार्ट डिस्कस कर लेते हैं सारे के सारे, और इसके बाद कोई चैप्टर पढ़ते हैं, 1 2 या 3 जैसा भी रहेगा। उसके बाद देखते हैं कि रेलवे के जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल थे उनको भी पेपर वाइज डिस्कस करवा दिया जाए। वहां पर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, वो इजी वे में सोल्व हो जाते हैं। देखना जरा, इसने क्या कहा कि ट्राइंगल ABC में एंगल C की वैल्यू 90 डिग्री है। AC की वैल्यू 5, BC की 12। तो यहां से अगर आपसे कोई कहे C के ऊपर 90 बन गया तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी भी, 13। फिर इसने कहा कि कोण A का समद्विभाजक BC से बिंदु D पर मिलता है, AD की लंबाई क्या होगी। ये आपने ट्राइंगल बनाया, ठीक है भाई। C के ऊपर आपका क्या बन रहा है, 90 डिग्री। अब A से C तक की जो दूरी है वो आपकी है 5 सेंटीमीटर, और B से C तक की जो दूरी है वो हमारी है 12 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी, 13 सेंटीमीटर। अब इसने क्या कहा कि एंगल A का एंगल बाइसेक्टर, एंगल A का एंगल बाइसेक्टर BC को कहां मिलता है, D पर। इस एंगल के 2 बराबर टुकड़े करेंगे, BC को ये मिलेगा पॉइंट D पर। लिखा। आपसे क्या पूछा उसने कि इस AD की जो लंबाई है वो आपकी क्या निकल के आएगी। क्लियर। अब देखो यहां पर हमें एक तो एंगल के बारे में नहीं पता कि एंगल असल में कितने डिग्री का है, तो इसका मतलब हम एंगल वाला तो कोई पैटर्न अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सीधा सटीक तरीका इसको सोल्व करने का ये होता है, समझना जरा यहां पर, कि ये साइड कौन सी वाली, CD वाली साइड, और यहां से B से D वाली जो साइड होती है, एंगल बाइसेक्टर जब भी आपको पढ़ाया जाता है तो ये बात बताई जाती है कि यहां ये भुजा और ये भुजा, इन दोनों का जो आपका अनुपात होगा वही किसको रिप्रेजेंट करेगा, CD को और BD को। अब यहां ये मत कहना कि सर इस बात को प्रूव करो। देखो एंगल बाइसेक्टर को पढ़ाने में काफी टाइम लगता है, मतलब ये मान के चलो 3 से 4 घंटे। थ्योरी भी एक्सप्लेन की जाए प्रॉपर मैनर में, क्वेश्चंस भी। रीजन क्या है, एंगल बाइसेक्टर में कई बातें पढ़नी होती हैं कि इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, एक्सटीरियर, इंटीरियर का कॉम्बिनेशन, एक्सटीरियर का, इंटीरियर के साथ, एक इंटीरियर एक्सटीरियर के साथ, इंटीरियर का परपेंडिकुलर, इंटीरियर क्या रेशियो में फर्क डालता है, एक्सटीरियर रेशियो में क्या फर्क डालता है, फिर एरिया के ऊपर ये क्या इफेक्ट डालते हैं। तो कई सारी चीजों को डिटेल में पढ़ने के लिए टाइम चाहिए। पेपर सोल्व करवा रहा हूं, इसका मतलब एंगल बाइसेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। ज्योमेट्री के अंदर कुल मिलाकर के चीजें ही क्या है, एक आपकी सिमिलरिटी है, सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल है, एंगल बाइसेक्टर है आपके, और सर्कल को डिस्कस करना होता है। प्लस में कुछ बेसिक्स होता है आपका लाइन का जो सबसे आसान होता है।
तो ये सारी चीजें पढ़नी होती है, तो उस बच्चे को पता होगा। तो एक बात बताना, यहां से लेकर यहां तक की जो कंप्लीट दूरी है रेशियो में किसको रिप्रेजेंट करेगी? 18 को। क्लियर है? अब मैं सीधे सीधे इस लेंथ को लिख रहा हूं। 18 किसको रिप्रेजेंट करता है भाई? 12 को। 1 की वैल्यू निकालोगे तो क्या लिखोगे? 12/18 रेशियो में 1 की। और ये लेंथ किसको बताती है? रेशियो में 5 को। ऐसे मत लिख देना ये 5 होगी, नहीं, ये 5:13 होगी और 12 के टुकड़े करने हैं। यहां से आपको नीड किसकी थी? एडी की आपको लेंथ की नीड थी, तो एडी आप क्या लिख सकते हो? ध्यान से देखना, 6 से काटा 2 बार, 6 से काटा 3 बार। अब ये लेंथ आ गई कितनी आपकी? 5 गुणा 2/3, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो आप अंडर रूट में लिख ले जाएंगे 5 का स्क्वायर प्लस 5 गुणा 2, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? 5 का स्क्वायर गुणा 4/9। 5 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 5 बन जाएगा, 9 और 4 13, सॉरी 9 यहां और 4 यहां, 13। 5√13 डिवाइड बाई में 3 इसका रिजल्ट हो गया। अब इंपॉर्टेंट बात सुनो, देखो एग्जाम हॉल में ये चित्रकारी नहीं करनी होती, ठीक है, कि ये यहां से यहां जाएगा, इसकी ऐसे मार्किंग करेंगे। अनवांटेड सारा का सारा काम आपका होता है। ये आपने एग्जाम हॉल में क्या देखा, इस बात को समझो। उसने आपसे एडी पूछा था, तो एडी आपको पता है, क्या लिखोगे? अंडर रूट इस भुजा का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस आपको सी से डी तक की दूरी चाहिए। अब आपको पता है ये 5:13 को रिप्रेजेंट करेगा, तो 18 किसको बता रहा है भाई? 12 को। 1 की वैल्यू जब आप लिखेंगे तो अपोन में 18, और आपको चाहिए 5 की, तो गुणा कर दोगे 5 से, और इसका भी क्या होता है यहां पर? स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो आपको इस टाइप से कैलकुलेशन एग्जाम में करनी होती है। चीजों को ऑब्जर्व करें, देखो धीरे धीरे सीखोगे तभी जाकर के वही है परफेक्शन आएगा, वरना वही रहेगा कि यार चीजें तो सारी आती हैं लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। सिलेक्शन देखो इन एग्जाम्स में टाइम की मारामारी है, नॉलेज लिमिटेड है। कोई भी बच्चा अगर ईमानदारी से पढ़ना चाहे तो 4 महीने या 5 महीने में नॉलेज उसका अच्छा खासा गेन हो जाता है। लेकिन ये जो अप्रोच है टाइम बचाने वाली की, इनको ऐसे ही डील करना है, यहां आपको काम करना पड़ता है। 5 का स्क्वायर आप कॉमन ले लेते, 5 आ जाता, ये 2 और 3 बार कट जाता, तो 3 का स्क्वायर है, तो 3 एलसीएम लोगे तो बाहर क्या आ जाएगा? फिर 3, 9 प्लस यहां से 4, तो अंडर रूट में 13। तो असल में देखा जाए तो इस सवाल का सॉल्यूशन आपको ये करना था। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें। कुछ सवाल आपको आसान भी मिलेंगे और कुछ आपको ठीक भी मिलेंगे। जब ज्योमेट्री स्टार्ट करवाया था तो मैंने कहा था कि ज्योमेट्री का ऑल ओवर लेवल आप मानोगे तो वो सारे के सारे सवाल 57 सवाल एक साथ रख के देखो तो लगभग और चैप्टर के कंपैरिजन में इसका लेवल मॉडरेट रहा है। अलजेब्रा आसान था, ट्रिग्नोमेट्री हमने डिस्कस किया था तो वो भी आपको पता चल गया था कि भाई एकदम ही इजी पार्ट था आपका। बट ज्योमेट्री में कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो थोड़ा सा पैटर्न को कैलकुलेटिव बना देती हैं। सवाल नंबर 22 को जरा रीड करना, देखना। एक चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी की भुजाएं AB और DC बिंदु E पर मिलने के लिए आगे बढ़ाई जाती हैं और भुजाएं AD और BC बिंदु F पर मिलने के लिए आगे बढ़ाई जाती हैं। फिर इसने कुछ एंगल्स दिए और इसका कोई पर्टिकुलर रिलेशन पूछा कि BAD और AFB के बीच का अंतर क्या है। तो हमेशा क्या होता है, आपको ज्योमेट्री में सबसे जरूरी जो काम करना है, डायग्राम अगर उसने दे दिया इसका मतलब खुशी मनाओ कि सवाल इजी वे में सोल्व हो जाएगा। डायग्राम नहीं दिया तो टाइम किल होगा। कुछ कुछ डायग्राम होते हैं, जैसे यहां पर आप पढ़ते हो क्वाड्रिलेटरल ABCD है, AB और DC को E पर मिलाना है, फिर 2 भुजाएं बच गई उनको AD और BC को F पर मिलाना है। और कैसा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डायग्राम बनेगा कैसे, तो ये एक रटा रटा ऐसा ढल रहा है कि इस हिसाब से आपको डायग्राम बनाना है कि एक पार्ट आपका इधर चला जाए, फिर एक पार्ट को आप थोड़ा सा, 1 मिनट इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं यहां से, चलो फिर से ही बना देता हूं। देखना, एक सर्कल आपके पास हो गया, क्या करोगे भी, एक तो इधर ड्रॉ कर दो, एक थोड़ा सा आप इस साइड से इसे ड्रॉ कर दो जिससे कि ये पार्ट और ये पार्ट आपस में जाकर के मिल जाए। ये इस टाइप से बनता हमेशा ही, लैंग्वेज पढ़ते ही पता चल गया। यहां से देखना जरा, ABCD आपने यहां से मार्किंग कर दी। अब उसने कहा वो बात मैच करो, AB और DC, AB को बढ़ाया DC को बढ़ाया, कहां मिले भाई E पर, दूसरा पार्ट कहां मिला आपका F पर। जो जो एंगल दिए वो लिखते जाओ। एंगल ADC की वैल्यू यहां से आपको दे रखी है 75 डिग्री।
फिर आपको बीईसी की जो वैल्यू है, बीईसी की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 52 डिग्री। फिर इसने क्या पूछा आपसे, जो एंगल बीएडी है, बीएडी ये वाला एंगल, क्वेश्चन मार्क 1 डाल देते हैं इसको। फिर दूसरा एंगल क्या है, एएफबी, एएफबी, इसको क्वेश्चन मार्क 2। इन दोनों के बीच का आपको अंतर लिखना है। तो सीधी सटीक बात को अंडरस्टैंड करना, इस ट्राइंगल एडीई के अंदर ये 75 है, ये आपका 52 है। इन दोनों का सम करोगे, 75 में अगर आप 50 जोड़ते हो तो 125, 127 आ गया। 127 अगर ये है तो इस एंगल को अगर आप लेस करके देखेंगे 180 में से, तो ये आपके पास कितना आ गया, 53 डिग्री लिखा जा सकता है। 180 में से 130 लेस किया, 50 आ गया, 3 वापस से उसमें ऐड कर दो। चलो, आपको चाहिए ये वाला भी एंगल, तो बात को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना। इसको निकालने का जो तरीका है वो आसान होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि कोई भी बच्चा, जैसे कई बच्चे क्या करते हैं, 53 की वजह से इस वाले को लिखते हैं, 75 की वजह से इस वाले को लिखते हैं। इंपॉर्टेंट बात को अंडरस्टैंड करना, ये 53 है, इन दोनों का सम 180 और इन दोनों का सम भी स्ट्रेट लाइन पर 180। इसका मतलब यहां पर ये जो एंगल बनेगा सीधे सीधे क्या आएगा, 53। एक बात और अंडरस्टैंड करना, सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू थर्ड एक्सटीरियर होता आपका। तो ये एक्स्ट्रा बातें क्या आपका लगभग इसी सवाल में 15 से 20 सेकंड टाइम बचा देंगी। तो इसका मतलब 53 में क्या जोड़े कि 75 बन जाए, 53 में 20 जोड़ोगे तो आपका कितना बनेगा, 73। तो इसका मतलब 22 ऐड कर दें। आपसे पूछा क्या गया था भाई, इसका और इसका डिफरेंस साफ साफ दिख रहा है, 53 में से 21 चला गया, 31 डिग्री। अब देखो, इंपॉर्टेंट बात यह है सीखने लायक, कई बच्चे इस सवाल को ऐसा करते हैं, 53 की वजह से ये एंगल निकालेंगे, उसको 180 में से लेस करेंगे, वो 53 आएगा। ये 75 है, इसकी वजह से इस वाले एंगल को 105 लिखेंगे, दोनों का एडिशन करके 180 में से रिलेट करवाएंगे कि निकाला 22 आ गया, फिर लिखेंगे। सिंपल सी बात है, ये एंगल और ये एंगल 180 बनाता है और ये दोनों भी 180, तो दोनों ही केस में ये तो कॉमन है, इसका मतलब जितना ये होगा उतना का उतना ये। और किसी भी ट्राइंगल के अंदर 2 अंतः कोणों का योग, एक इंटीरियर ये, दूसरा ये, तीसरा इंटीरियर ये, 2 अंतः कोणों का योग तीसरे बाह्य कोण के बराबर होता है। सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल्स विल बी इक्वल्स टू 75 डिग्री, जो आपका थर्ड एक्सटीरियर एंगल है। तो इन दोनों का सम करोगे, ये आएगा, 22 निकाल लिया। तो इस सवाल में इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर 15 से 20 सेकंड आप बचाना चाहते हैं तो आपको कुछ चीजें नई सीखनी पड़ेगी, जहां पर एक जनरल नॉर्मल स्टूडेंट है वो अपना टाइम किल कर दे जाता है। चलिए भाई, सवाल नंबर 23 की तरफ मूव करें। सबसे पहला काम है आप इसकी लैंग्वेज को रीड करें। वैसे देखा जाए तो सवाल क्या है, ये अच्छा प्रॉपर्टी का सवाल है, राइट एंगल ट्राइंगल की। इसका राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ते टाइम सीधे सीधे रिजल्ट ध्यान रखा जाता है। रिजल्ट क्यों ध्यान रखते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया गया है। अगर पहले से ही तैयारी करके रखोगे तो ये सवाल ऐसा है, इसको तुरंत के तुरंत आप टिक मार देंगे। क्लियर है? पहले से अगर तैयारी नहीं करोगे तो इसका मतलब फिर यहां पर आपको टाइम किल करना पड़ेगा। देखना जरा, क्या कहा कि ट्राइंगल एबीसी में जो आपका बी है वो 90 डिग्री है, फिर डी और ई बीसी पर आपकी साइड्स हैं। तो ट्राइंगल एबीसी आपने बना लिया, कई बार रिपीट हुआ है, ये ए ले लिया आपने, बी पर 90 डिग्री और यहां पर आपने सी, ट्राइंगल एबीसी था। अब देखना इसने क्या कहा, जो बीसी साइड है उस पर बिंदु क्या है, डी और ई। किस हिसाब से, बी से डी तक की दूरी, डी से ई तक की, ई से सी तक की। तो इसका मतलब 3 इक्वल पार्ट में इसे डिवाइड कर दो, डी और ई। ये दूरी अगर एक्स है तो ये भी एक्स होगी, ये भी आपकी एक्स होगी। क्लियर है? यहां से देखना और यहां से देखना। क्लियर? अब नीचे इसने रिलेशन पूछे किसके बीच, देखो भाई लेफ्ट साइड में तो ए ई है, ए ई आपका ये हो गया। क्लियर है? राइट साइड के अंदर आपके पास क्या है, एसी और एडी, एक एसी आपका एक एडी। रिलेशन तो बड़ा ही सिंपल सा होता है कि ये बीच की साइड 5, राइट साइड में 3 और मिड वाली साइड 8, 5 + 3 8 करके इसको याद करवाया जाता है, मतलब ठीक है। तो इस हिसाब से जब रिलेशन निकलता है तो 8 इंटू में ए का स्क्वायर, तो इसका मतलब ऑप्शन बी और सी में है।
5 इंटू में लिखा जाता है ये वाली साइड, जो कि आपके पास क्या है AD। तो ऑप्शन सी यहां से आपका क्या निकल के आता है, करेक्ट। कब की बात कर रहा हूं मैं, जब आपने राइट एंगल ट्राइंगल को प्रॉपर मैनर में पढ़ा। जैसे मैंने क्या कहा था पीछे भी, सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल अलग अलग पढ़े जाते हैं, फिर सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल राइट एंगल के लिए पढ़े जाते हैं, फिर सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए पढ़े जाते हैं, और राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज को अलग से पढ़ा जाता है, क्योंकि वहां सिमिलरिटी भी अप्लाई होता है, और ये वाली जो प्रॉपर्टी होती है ऐसी भी निकल के आती है, कुल मिलाकर 7-8 प्रॉपर्टी। तो जो बच्चे अच्छे से काम कर लेते हैं उनका टाइम नहीं किल होता है, और जिसने अच्छे से काम नहीं किया है तो उसको कैसे सोल्व करना है, बात को अंडरस्टैंड करो। देखना, एक तो ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे इसके अंदर बेटर क्या रहेगा, मानो मत इनको, आप एक एक करके मान लो, इसको एक, इसको एक, इसको एक और इसको एक, एक्स एक्स भी मत लो, ठीक है। ये दूरी आपकी 1 होगी, तो एक बात बताना, ए से डी तक की जो दूरी है आपकी वो कितनी हो जाएगी, ए से डी तक 1 का स्क्वायर √2। तो अगर मैं AD स्क्वायर लिखना चाहूं, तो मेरे पास क्या आ गया, 2 लिखा जा सकता है। अगर मैं AE का स्क्वायर लिखना चाहूं, तो देखना ये दूरी आपकी 2, ये 1, तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, तो स्क्वायर कर दोगे, रूट हट जाएगा। ऐसे ही ये दूरी 3 है आपकी, ये 1 है, इस दूरी को लिखोगे 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कंप्लीट का अंडर रूट। लेकिन AC स्क्वायर जब आप लिखेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 10। इन चीजों को बैलेंस करना है। अब बैलेंस करने के लिए ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा भाई। जैसे पहले ऑप्शन में क्या करोगे, पहले ऑप्शन में 5AE का स्क्वायर आपको दे रखा है, तो 5 गुणा में AE का स्क्वायर 25 बन गया। राइट साइड में देखो 2 गुणा AC स्क्वायर 10 गुणा 2 20 हो गया, प्लस 3 गुणा AD स्क्वायर ये 6 हो गया। इसका मतलब ऑप्शन ए गलत। बी को ट्राई करेंगे, क्योंकि और कोई समाधान नहीं है। सीधा समाधान मैंने बता दिया कि कैसे टिक किया जाता है। आप हर चीज को डेप्थ में जाकर पढ़ लो। एग्जाम में सवाल पहले भी आया हुआ है ऐसा ही, आज इसने फिर पूछ लिया, तो जो बच्चा तैयार करके गया था वो तो तुरंत कर देगा, अदरवाइज ये तरीका फॉलो करना पड़ेगा। अगली बात उसने क्या कहा, 8AE स्क्वायर कितना बना भाई आपका, 40 लिखा जा सकता है। 5AC स्क्वायर ये कितना बन गया, 50, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। ऑप्शन सी की बात कर ले, सी में 8AE स्क्वायर आपका कितना हो गया, 40 बराबर 3AC स्क्वायर ये कितना बना भाई, 30, और 5AD स्क्वायर ये बन गया 10। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। सी भी नहीं होता तो डी को करेक्ट मानना ही पड़ता। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपने डायग्राम को देखा, सीधे ऑप्शन सी को हिट कर दिया। और दूसरा तरीका, फिर भी अगर आप x और y ना लेकर के इसको 1 1 1 मान लो, जो भी रेशियो होता है यहां भी 1 मान लो, बैलेंस करवा दोगे तो काम आसान हो जाएगा। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 24, लैंग्वेज को रीड करना। सवाल की लैंग्वेज यहां पर भी बड़ी है। सवाल नंबर 24, जो भी काम की चीजें होंगी इन पेपर्स को देखने का एटलीस्ट ये फायदा होगा कि जिन बच्चों ने पहले पढ़ रखा है उनको एक तो ये आइडिया मिलेगा कि एग्जाम में इन क्वेश्चंस को कैसे डील किया जाए। दूसरा, कई बार कई बच्चे प्रॉपर्टी को लैक मारते रहते हैं, मतलब उनको याद नहीं करते, कहीं मिल भी जाती है तो भी ध्यान नहीं देते हैं। तो वो सारी चीजें मैं आपको गाइड करते हुए चलूंगा कि किस चीज को आप कैसे ध्यान रखेंगे जिससे कि आपका काम आसान हो जाए। देखना जरा, केंद्र O के साथ एक वृत्त के व्यास AB को एक बिंदु P की ओर बढ़ाया जाता है। जैसे PO की वैल्यू दे दी, PQR एक छेदक रेखा है जो Q और R पर वृत्त को काटती है। क्लियर है? जैसा कि PQ और PR की यहां पर वैल्यू दे दी। तो कुल मिलाकर के क्या समझ में आया यहां पर, अगर इसे आप गौर से देखें तो देखना एक सर्कल है, सर्कल के अंदर AB इसका डायमीटर है और O इसका सेंटर है। तो AB आपने क्या किया, यहां पर डायमीटर बना लिया और बढ़ाया किसको है, व्यास AB को। तो इसका मतलब A से आप B पर जाएंगे और B को क्या करेंगे, P तक आगे बढ़ा देंगे। यहां कहीं मान लो P मिल गया, स्ट्रेट लाइन, ये पॉइंट आपका O। फिर इसने क्या कहा, PO की वैल्यू दे दी 16.8। PQR एक छेदक रेखा है, तो इसका मतलब PQR, Q यहां आया होगा, R यहां आया होगा, क्योंकि लाइन को सीक्वेंस में बनाना। ऐसा नहीं करोगे कि Q इधर बना दिया, R इधर, तो क्या हो जाएगा, PRQ हो जाएगा। क्या कहा इसने, PQR। चलो, अब जो जो वैल्यू दे रखी है उनको लिख दो। P से Q तक की दूरी 12 और P से R तक की 19.2। वैसे भी अगर आप इसको Q इधर R इधर लेते तो ये बात आपकी जस्टिफाई नहीं होती, ये दूरी यहां तक की है।
आपसे क्या पूछा है इसने, ए बी की लंबाई, ए बी मतलब यहां पर आपका डायमीटर। अब इंपॉर्टेंट बात समझना, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है आपकी, P से O तक 16.8, ये दूरी आपकी क्या है R। प्रॉपर्टी क्या सिखाई थी आपको, प्रॉपर्टी ये सिखाई थी, पीछे भी आ चुकी है, कोड की प्रॉपर्टी है जीवा की, PB इंटू में PA बराबर PQ इंटू में PR। अब देखना यहां से आप क्या लिखोगे, P इंटू में B, ये दूरी 16.8, ये दूरी आपकी R, तो 16.8 में से R लेस कर दो, 16.8 माइनस R इंटू में ये पूरी दूरी PA 16.8 प्लस R, यहां से आपका निकल के आ गया 16.8 प्लस R बराबर इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये काम आपका आसान था 19.2। अब देखना जरा ये वाली बात क्या बनी, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर आएगा, उसे राइट साइड में ले जाओ, ले गए। अब ये बातें जो बनेगी 16.8 ये पार्ट आपका इधर आएगा, क्लियर है, उसको लेस करोगे। अगर आप 168 का स्क्वायर करोगे और 12 को 192 से गुणा करके सोल्व करोगे, इसका मतलब अपना पेपर तो हो लिया। कुछ पार्ट आपको कॉमन लेना है और यहां पर अंदर जो बातें बचेंगी वो आपको पता अंडर रूट में, क्योंकि आर स्क्वायर था अंडर रूट कर दिया। अब दिमाग लगाओ भाई, 168 है, इसमें से कॉमन क्या आ सकता है अपना, कॉमन की अगर मैं बात करूं तो देखना जरा 8 कॉमन आ रहा है, यहां पर लेफ्ट साइड में थोड़ा सा ऑब्जर्व करना क्या लिखा हुआ है, 168 1.68 का स्क्वायर, ये पार्ट भी आपका इधर आ गया। अगर आप इसमें से 8 कॉमन ले जाएंगे, 8 की बजाय आप 16 कॉमन ले जाओ, ठीक है। 16 कॉमन लेने का तरीका क्या, 4 इससे कॉमन लिया, 4 इससे कॉमन लिया, तो बाहर क्या चला गया आपके पास 4, इसके पास क्या बचा भाई, 4 कॉमन ले लोगे तो 4.1 इंटू में यहां भी क्या बचा 4.1। अब यही बात आपको यहां पर भी कॉमन लेनी थी, तो 4 गुणा 4 16 आपने कॉमन ले लिया, इधर आपका 12 मेंटेन है, और इस वाले पार्ट के अंदर फिर से आप 16 कॉमन ले लोगे, तो डिवीजन किया आपने, 1 पॉइंट कितनी बार चला गया, 2 बार लिखा जा सकता है। ये चीजें हेक्टिक है, ये आपके ऊपर है। कई बच्चों ने पेशेंस खो दिया होगा यहाँ पर कि सर ये या तो सीधा कर देंगे या छोड़ देंगे। देखो आपके ऊपर, आप इस सवाल को छोड़ना चाहें या करना चाहें, तरीका यही है, अगर कॉमन लेकर के करोगे तो काम आपका आसान हो जाएगा। और ये वैल्यू कितनी है भाई आपकी 4.2, 4 इससे कॉमन आया। कुछ और भी कॉमन आ रहा है क्या यहां से फिर ऑब्जर्व करना, जैसे अगर हम लोग 4 को फिर कॉमन ले लें, 4 नहीं आ रहा है, 6 इसमें से आ जाएगा, 6 कॉमन ले सकते हो, 6 का स्क्वायर बाहर क्या आ जाएगा 6, ये 0.7 कितना आ जाएगा 0.49 माइनस यहां से 6 चला गया बाहर, कितना बचा 2, इसमें से 6 चला गया बाहर, कितना बचा 0.4, तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर के 0.4, और इसको लिख सकते हो 0। अब देखना यहां पर आपके पास बात बची 0.49 माइनस 0.40, तो 0.09 है, अंडर रूट करोगे 0.3 आ जाएगा, 24 गुणा 3 72, आर की वैल्यू आपके पास आई है 7.2। डायमीटर पूछा था, जस्ट डबल हो जाएगा 14.4। सीखने लायक बात यह है, अगर आपको यह लगता है कि सर इससे आसान भी तरीका हो सकता है, प्री का सवाल है, बिल्कुल इस सवाल में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, इस सवाल में सिर्फ कैलकुलेशन थी। एक रीजन ये था कि नंबर ऑफ स्टेप्स अगर 2 में बढ़ाता तो इजी वे में समझ आ सकता था, लेकिन यहां स्पेस नहीं था। हमेशा ध्यान रखेंगे कि आपको कुछ ना कुछ कॉमन लेकर ही सवाल करने पड़ेंगे। 168 का स्क्वायर करेंगे, फिर आप 12 और इंटू में 1.92 के हिसाब से 19.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका रिजल्ट भी निकाल लोगे, कोई समस्या नहीं है। आपको कैसे पता चलेगा कि वो 72 का स्क्वायर है, क्लियर है। तो ये कई सारे फैक्टर जुड़ जाते हैं, ये चीज बिल्कुल एकदम हेक्टिक है। बहुत सारे बच्चे तो स्ट्रीम छोड़ करके भी चले गए होंगे कि ये टीचर क्या पढ़ा रहा है, लेकिन सत्य बात यही है कि इससे आपको गुजरना पड़ेगा। हाँ, अगर आपको लगता है कि इससे भी सटीक कोई तरीका होता है तो वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप है, उसके ऊपर बिल्कुल आप कमेंट करें कि सर आपने जो सवाल करवाया था वो इससे भी इजी तरीके से हो सकता है। चलिए भाई सवाल नंबर 25 की बात कर लेते हैं। तभी मैं आपको कह रहा था कि प्री का जो लेवल था वो थोड़ा मॉडरेट टाइप का था, ज्योमेट्री वाले केस के अंदर। 25 लैंग्वेज को रीड करो, सबसे जरूरी काम तो ये है। बनी क्या किसी की बात?
क्वेश्चन नंबर 25। देखना जरा 25 में इसने क्या कहा कि त्रिभुज ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें P पर मिलने के लिए AD और BC को आगे बढ़ाया जाता है और DC और AB को आगे बढ़ाने पर Q पर मिलते हैं। वो तो वही पैटर्न आ गया पिछले वाला। ऐसे सवालों के लिए एक दिमाग में बात सेट रखें कि डायग्राम कैसे बनते हैं। इस टाइप से डायग्राम बनते हैं हमेशा। ये पार्ट इधर बढ़ेगा, ये वाला पार्ट आपका इधर बढ़ेगा, इसको मिला दो, जबरदस्ती मिला दो, नहीं भी मिल रहा है तो। अब मार्किंग कर दो। मार्किंग कैसे करोगे भाई? AD को आगे बढ़ाया जाता है और BC को आगे बढ़ाया जाता है, तो आप इसको नाम दे दो जैसे AD और ये आपका BC। ABCD भी हो गया, AD को बढ़ा दिया, BC को बढ़ा दिया, कहां मिले? P पर। और फिर DC और AB को बढ़ाने पर कहां मिलते हैं? Q पर। एंगल A की यहां पर वैल्यू कितनी हो गई? 60 डिग्री। एंगल ABC की जो वैल्यू आपको दे रखी है वो A, B और आपका C, ये वैल्यू आपको दे रखी है 72 डिग्री। आपसे पूछा है कि एंगल DPC और BQC, कहने का मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस निकल के आएगा वो वाली वैल्यू आपको यहां से निकालनी है। सोल्व करने का सिंपल सा तरीका है भाई, ये अगर 60 डिग्री है तो पीछे एक्सप्लेन किया था ये भी 60 होगा, इसको क्या लिखोगे आप? 120। और ये वाला जो एंगल है ये भी आपका क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। अगर ये 72 है तो ये भी आपका क्या बनता है? 72 डिग्री। 180 माइनस 72 लिखोगे 108 आएगा, फिर ये बेहतर निकलेगा। तो बेटर क्या है? सीधे लिख दो। अब थोड़ा सा बात को ऑब्जर्व करना यहां से कि ये एंगल आपका कितना हो गया? 108 लिखा जा सकता है। 108 और 60 आप ऐड करोगे तो 168 हो जाएगा। 168 के अंदर अगर आप 12 ऐड करते हैं तो ये आएगा, तो इस एंगल की वैल्यू 12 डिग्री। 70 और 60 130 और 2 132। 132 के अंदर क्या जोड़ो? 130 में 50 जोड़ना पड़ता है, तो 48 जोड़ोगे तो 180 डिग्री बन गया। ये हो गया। इन दोनों का डिफरेंस लेना था तो सीधे सीधे रिजल्ट क्या आ गया आपका? 36 डिग्री। पीछे ये सवाल आ गया था। इंपॉर्टेंट बात क्या है? सवाल के अंदर ऑलमोस्ट जहां वैल्यू दे रखी है वहां मत पढ़ो। पढ़ने का भी एक तरीका है। पूरा सवाल पढ़ने का मतलब ये होता है ज्योमेट्री के अंदर कि आपने एक लैंग्वेज को पढ़ा और आगे तक जाकर के आपको ये पता चल गया कि ऐसा डायग्राम बनेगा। डायग्राम बनाओ, उसके बाद मार्किंग कर दो। जब बार बार आप प्रीवियस ईयर सवाल देखें तो आपको पता चलता है इस पैटर्न पर यही सवाल आपका बन पाता है और इसको ऐसे डील किया जाता है। 26 की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 26। सबसे पहला काम लैंग्वेज को रीड करें। क्वेश्चन नंबर 26। लैंग्वेज को रीड करो, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, जिसमें भी आप प्रीफर करते हैं। देखना, ट्राइंगल PQR में PQ की वैल्यू आपको दे रखी है 24 सेंटीमीटर, एंगल Q आपका 58 डिग्री, S और T क्रम से PQ और PR पर है। फिर STR की वैल्यू दे दी, फिर आगे मार्किंग की। इसका मतलब आपको क्या करना है? सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाना है PQR। ये आपने बना लिया ट्राइंगल PQR। अब इसने अगली बात क्या कही कि एंगल Q है वो कितने डिग्री का? 58 डिग्री का। फिर इसने क्या कहा? PQ और PR पर S और T स्थित है। PQ के ऊपर क्या कर दो भाई? यहां पर S कर दो और यहां पर मान लो आपने T रख दिया। क्लियर? फिर इसने अगला एंगल क्या कहा कि जो STR है, STR है 122 डिग्री। तो थोड़ा सा अगर आपको इससे जेन्युइन बनाना चाहते हैं तो इसको इधर कर दो ताकि ये लगे कि 122 डिग्री का है। हो गया। PS की वैल्यू आपको दे रखी है, P से S तक की वैल्यू 14 डिग्री। क्या पैटर्न होगा? पीछे करवाया है। ये पैटर्न किससे सोल्व होता है? सिमिलरिटी से। देखना जरा, PT की वैल्यू आपको दे रखी है यहां से 12 सेंटीमीटर और PQ की वैल्यू आपको दे रखी है, ये वाली जो कंप्लीट साइड है इसकी वैल्यू 24 सेंटीमीटर। इस लैंग्वेज में आपको सिर्फ इसी साइड पर पूछेगा क्योंकि इन दोनों का डेटा नहीं दे रखा है। कोई एक दिया होता दूसरा पूछ लेता। तो इसने सवाल भी यही क्रिएट किया है कि RT की वैल्यू क्या होगी। सिमिलरिटी लगती है इस पैटर्न के अंदर। पिछली क्लास में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन भी किया था कैसे लगती है। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करो, छोटा ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल। ओनली 2 ट्राइंगल्स हैं अपने पास। ये वाला जो कॉमन एंगल है दोनों में ही है थीटा, एंगल P। यहां पर 58 डिग्री है, ये 122 है, टोटल 180। इसका मतलब ये क्या बन गया भाई? 58। तो इसका मतलब छोटे ट्राइंगल में 58 डिग्री और बड़े वाले ट्राइंगल में भी 58 मिल गया।
तीनों एंगल का सम क्या होगा 180। ये थीटा है, छोटे में भी है बड़े में भी है, 58 छोटे में भी है बड़े में भी है। तो इसका मतलब अगर इस एंगल को मैं अल्फा कहूं तो ये भी आपका क्या हो जाएगा अल्फा। ये बात तुरंत की तुरंत वैसे तो पकड़ में आ जाती है। यहां 58 यहां 58 क्रिएट हो गया। सिमिलरिटी लगाते टाइम ध्यान किस बात का रखना है, जो भी एंगल लेते हैं उसके सामने की साइड ली जाती है। थीटा के सामने छोटे में ये साइड है, बड़े में ये साइड है। इसका तो रोल ही खत्म हो गया, क्योंकि इसके अंदर ना तो बात पूछी गई है ना हमें डेटा दिया है। तो आपको क्या काम में करना है भाई, देखो अल्फा के सामने छोटे वाले ट्रायंगल में कितनी साइड है 12, अल्फा के सामने बड़े वाले में साइड कितनी है 24। एक बात क्लियर हो गई, जस्ट डबल हो रहा है। तो इसका मतलब 58 के सामने 14 है, तो 58 के सामने ये साइड 28 होगी। 28 में से 12 निकाल दोगे, रिजल्ट क्या आएगा 16। इजी क्यों हुआ, इजी इसलिए हो गया कि डेटा आसान था। एक एक करके मैं लिख देता हूं। देखो अल्फा के सामने छोटे ट्रायंगल में साइड कितनी 12 और अल्फा के सामने बड़े ट्रायंगल में साइड कितनी 24 बराबर 58 डिग्री के सामने छोटे ट्रायंगल में साइड कितनी आपकी 14। तो 58 के सामने बड़े वाले ट्रायंगल में जो साइड है आप लिखना चाहो तो 12 प्लस क्वेश्चन मार्क लिख लो या पूरी की पूरी PR। 12 2 से कटा, 2 को गुणा करोगे 28, 28 P से R तक की दूरी है। इसको सोल्व कर दो भाई, क्वेश्चन मार्क प्लस 12 है, लेस कर दोगे तो यहां से जो क्वेश्चन मार्क का रिजल्ट है वो क्या आएगा 16। असल में क्या था, आपको ये नहीं करना था। जब डेटा में क्या है कंपैरिजन सीधे सीधे पकड़ में नहीं आता है, उस केस में हमें लिखना पड़ता है। अदरवाइज हम सीधे सीधे डील कर लेते हैं कि डायग्राम बना, आपको एक हिंट मिला सीधे सीधे कि अल्फा के सामने 12 यहां से 24, तो इसका मतलब 58 के सामने 14 है तो पूरी की पूरी 28 हो जाएगी। ये 12 है तो ये बची हुई साइड कितनी होगी आपकी 16। चलिए भाई अगले सवाल 27 नंबर। अब देखो यहां पर जब भी कभी आपको डायग्राम दे दे, इसका मतलब आपको खुश हो जाना चाहिए कि सवाल वो आपका आसान होगा। इसने क्या कहा कि फिगर दे रखा है जिसमें एंगल के एल और एन, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 58 डिग्री। अब आपसे जो अगली बात पूछी है इसने वो क्या है KM N। क्लियर है, तो इस डायग्राम को थोड़ा सा करेक्ट कर देना। ये डायग्राम असल में क्या होना चाहिए था, ये डायग्राम कुछ ऐसा सा मान सकते हो जो एकदम स्ट्रेट आपका जा रहा है, इस टाइप का होना चाहिए था। क्योंकि जो दूसरा ट्राइंगल बन रहा है NM, उसके अंदर लाइन थोड़ी सी टेढ़ी होगी, तो ये प्रिंट करते टाइम उस हिसाब से ये चीज थोड़ी सी गलत हो गई है। तो ये डायग्राम एक्चुअल में ऐसा है कि KM जो आपको स्ट्रेट लाइन दिखेगी। अब एक बात बताओ, KLN आपको दे रखा है, KL और N ये वैल्यू कितनी भाई 58 डिग्री। आपसे क्या पूछा KMN ये वैल्यू। तो एक बात बताओ, इन दोनों की वजह से इस साइड में जो एंगल बनेंगे जितने भी बनेंगे वो सारे सेम होंगे। ये 58 तो ये भी 58। तो ये वो सवाल था जो वर्बली हो सकता है। डायग्राम को थोड़ा सा आप यहां पर करेक्ट कर देना। चलिए भाई सवाल नंबर 28। डायग्राम दे रखा है, डायग्राम दे दिया, इसका मतलब सवाल आसान है। क्योंकि आपका 70-80% काम तो यही होता है कि डायग्राम बनाया जाए। लैंग्वेज में देता है तो इसका मतलब समस्या क्रिएट होती है। चलो भाई क्या कहा कि दिए गए डायग्राम के अंदर आपको DE और BC पैरेलल, जैसे DBC पैरेलल होगी तो छोटा ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल के सिमिलर हो जाता है। A से D तक की दूरी 2.5 है, D से B तक की जो नीचे की दूरी है वो कितनी है 3.5। फिर इसने क्या कहा E से C तक की दूरी आपके पास कितनी है 4.2, A से C तक की चाहिए। तो आप रिलेशन क्या लिख सकते हो कि भाई AD अपॉन में DB, AD अपॉन में DB क्या लिखा आपने, A से D तक 2.5 और ये कितना भाई 3.5। ऐसे ही राइट साइड में AE वर्सेस EC, तो मैं यहां लिख लेता हूं AE अपॉन में EC की वैल्यू आपको दे रखी है 4.2। पॉइंट से पॉइंट खत्म कर दिया, 5 से काटोगे तो 5 बार, ये 7 बार, 7 से काटा पॉइंट 6 बार, 6 गुणा 5 30, इसका मतलब 3 आ गई किसकी AE की वैल्यू। आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा AC, तो 4.2 में 3 ऐड कर दोगे तो 7.2। असल में ये क्वेश्चन आपको इतनी ही दूर में सोल्व करना था। डायग्राम दे रखा था, सिमिलरिटी अप्लाई हो रही है, सिमिलरिटी को पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। सवाल नंबर 29 को सोल्व करके बताओ। डायग्राम दिया है, इसका मतलब सवाल इजी है।
जो सबसे ज्यादा टाइम हमें डायग्राम को क्रिएट करने में लगता है वो तुरंत आपका बच जाता है। ट्राई करो भाई, इजी सा सवाल है, कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि एक पॉइंट से किसी सर्कल पर दो टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो और दोनों की लेंथ यहां पर क्या है, इक्वल निकल के आती है। तो क्या कहा जा सकता है डायग्राम में, क्या कहा, P और Q के साथ दो वृत्त R पर बाहर से टच करते हैं, मतलब P और Q इनका सेंटर हो गया, R पर ये बाहर से टच कर रहे हैं। AT BT की जो उभयनिष्ठ कॉमन टेंजेंट है वो TR से बिंदु T पर मिलती है। तीन टेंजेंट आपको दिख भी रही है। AP की वैल्यू यहां पर आपको दे रखी है कितनी, 6। P से T तक की दूरी आपकी कितनी हो गई, 10। अब एक छोटी सी बात हमेशा ऑब्जर्व करना, ये आपको पता भी होगी कि एक ही पॉइंट से जब आप दो टेंजेंट ड्रॉ करते हो, जैसे इसने TA को ड्रॉ किया और यहां से इसने अगली जो वैल्यू है वो क्या है, TR, इसे ड्रॉ किया, तो ये दोनों की लेंथ क्या होगी, बराबर। ऐसे ही अगर आपको नीड पड़ती है जैसे TB की, तो इसका मतलब जैसे इसने पूछा भी है तो ये भी क्या हो जाएगी, बराबर। तो जो लंबाई TA की होगी वही TR की होगी, वही TB की, क्योंकि टेंजेंट की एक बेसिक प्रॉपर्टी है। और आपको ये बात भी पता है कि भाई अगर आप सेंटर से मिला देते हो तो ये टेंजेंट के साथ एंगल ये वाला 90 बनता है, ध्यान रखना। अब इसने डेटा क्या दिया था, ये बातें ऐसी हैं कि लिख करके नहीं देखना होता एग्जाम में, आप सीधे देखते हो कि डायग्राम ये रहा, डायग्राम में AP की वैल्यू आपने देखी कितनी है, 6, क्लियर। फिर P से T तक की वैल्यू देखी 10, तो आपको क्या पता चला कि 90 के सामने हाइपोटेनस ये कितनी दूरी, 8, ये भी 8, ये भी 8 और बची हुई टेंजेंट भी 8। तो इसका मतलब यहां से आप सीधे सीधे कह सकते थे कि BT की वैल्यू 8 होगी, और ये सवाल पूरा का पूरा माइंड में किया जा सकता था। रीजन, ये छोटी सी प्रॉपर्टी है कि एक ही बिंदु से किसी वृत्त पर आप दो स्पर्श रेखाएं बाहर से ड्रॉ करोगे, दो स्पर्श रेखाएं ड्रॉ की जा सकती हैं और दोनों की लेंथ क्या होगी आपकी, सेम। ये छोटी सी प्रॉपर्टी थी, इसे ध्यान रखना था और ये सवाल माइंड में सोल्व हो जाता। सवाल नंबर 30 की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। सबसे पहला काम, लैंग्वेज को रीड करो, अगर अटेम्प्ट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। और अब तक जितने भी हमने सवाल किए तो उनमें एक सवाल हमें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटिव नेचर का मिला है, बाकी किसी भी सवाल का जो नेचर था वो कैलकुलेटिव यहां पर नहीं था। चलिए भाई, इसने क्या कहा कि दो स्पर्श रेखाएं PA और PB बाहरी बिंदु P से ड्रॉ की जाती है, दोनों की लेंथ इक्वल होती है, केंद्र आपका O है, इसकी ओर खींची जाती है। फिर इसने क्या कहा, एंगल OAB, देखना जरा, ये सर्कल है, ये सवाल क्या है, इजी इमेजिनेशन के होते हैं। सर्कल का सेंटर और यहां पर आपने ड्रॉ किया, A और B यहां पर दो पॉइंट हैं, OAB की वैल्यू 30 डिग्री है, तो OBA की वैल्यू भी 30 डिग्री निकल के आती है, 30-30 60 हो जाता है। ये वाला जो एंगल है कितना आएगा, 120। आपसे क्या पूछा है, APB की, इन दोनों का सम आपका 180 होता है, तो रिजल्ट 60 डिग्री। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये इजी कैटेगरी का सवाल होता है, एक बार थोड़ा सा देख लो। असल में क्या है, आपके पास एक सर्कल है और इस सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ की गई है, कहां से, बिंदु P से। एक PA है आपकी और एक आपके पास PB है। अगर आप इसे इसके साथ मिलाते हो सीधे सीधे सेंटर के साथ, तो ये 90 डिग्री बनता है और इस साइड में भी ये 90 डिग्री बनता है। असल में देखा जाए तो यहां पर जो क्वाड्रिलेटरल होता है OABP, ये भी आपका साइक्लिक ही होता है। साइक्लिक जरूरी नहीं है कि हर बार आप डायग्राम बनाकर के ही बताओगे कि भाई इस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स सर्कल की सरकमफेरेंस पर है, इसलिए हम इसे साइक्लिक या चक्रीय चतुर्भुज कह रहे हैं। नहीं, आप प्रॉपर्टी से भी कह सकते हो कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर आमने सामने की साइड्स का सम 180 हो रहा है, सॉरी आमने सामने के एंगल्स का सम 180 डिग्री हो रहा है, इसका मतलब वो साइक्लिक है। अब यहां पर देखो, इन दोनों का 90 180 हो गया, तो इसका मतलब बचे हुए इन दोनों एंगल का भी क्या होगा, 180। तो ये बात तय हो गई कि इसमें और इसमें अगर दोनों को ऐड करते हो तो 180 आता है। ये बात आपकी अगर क्लियर है तो इसने कुछ एंगल काम में लिए, कौन से वाला, OAB, ये 30 डिग्री। तो एक बात बताओ, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो इसका मतलब ये 30, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, 30। 30-30 60 ये हो गया, तो ये कितना आपका 120। ये अगर 120 है तो ये रिजल्ट क्या आ गया, 60। इसीलिए मैंने आपको क्या कहा था कि कुछ सवालों की लैंग्वेज इतनी आसान होती है
कि उनको आप आसानी से माइंड में इमेजिन कर सकते हैं। ये सवाल आप खुद भी सोच करके देखें क्या इमेजिन हो सकता है। टिपिकल सवाल है, बिल्कुल उनको डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, उसके बिना समाधान नहीं होगा अपना। चलिए भाई सवाल नंबर 31 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, लैंग्वेज को रीड करो भाई। सवाल नंबर 31, लैंग्वेज को रीड करो। देखना क्या कहा, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, पी क्यू आर क्रम से ए बी बी सी सी है, इसका मतलब मिड पॉइंट ले लिए तीनों साइड्स के। यदि त्रिभुज एबीसी की भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो पी क्यू आर का एरिया क्या होगा। असल में देखा जाए मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी, जो पी क्यू आर का एरिया है वो 1/4 किसका होगा, ट्राइंगल एबीसी का। ट्राइंगल एबीसी का एरिया क्या होता है, √3/4 और साइड आपको 8 का स्क्वायर 64। 16 से 3 बार कट गया तो रिजल्ट कितना आ गया आपका भाई, 16 गुणा 4 64, तो रिजल्ट कितना आ गया आपका 4√3। बात को अंडरस्टैंड करना कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल जरूरी नहीं है कि आपका इक्विलेटरल ही हो। इक्विलेटरल तो इसलिए दिया कि ताकि आप आगे एरिया निकालें वो तुरंत आ जाए। ये कोई भी ट्राइंगल है कैसा भी, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, जैसे ही आप मिड पॉइंट्स को आपस में मिलाते हो पूरा का पूरा जो ट्राइंगल है एरिया के हिसाब से 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। तो आप कह सकते हो पूरे का एरिया अगर 4 है तो इसका मतलब सेंटर वाले के हिस्से में 1/4 पार्ट आएगा। क्लियर है, ये बहुत आसान सी और बेसिक सी बात है, इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको डायग्राम नहीं बनाना था, कोई नीड नहीं थी। मिड पॉइंट थ्योरम यहां पर काम कर रहे हैं। सिमिलरिटी जब पढ़ी जाती है तो उस केस के अंदर मिड पॉइंट थ्योरम को भी पढ़ा जाता है। चलो भाई सवाल नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, वही काम, लैंग्वेज को रीड करें जल्दी से। थर्टी टू में क्या कहा इसने कि त्रिभुज एबीसी में डीई बीसी के समांतर है, इसका मतलब दो सिमिलर ट्राइंगल क्रिएट हो गए। बीसी ऑलरेडी साइड थी, डी इसके समांतर है। एडी की वैल्यू आपको दे रखी है ए, और फिर डी से बी तक की दूरी है वो a+4 है। ऐसे ही ए से ई तक 2a+3 और ईसी की वैल्यू 7 है। ए की वैल्यू देखो, जिस बच्चे की सिमिलरिटी क्लियर है कि भाई ट्राइंगल एबीसी आपने बनाया, डीई पैरेलल करना है, तो ऐसे ही करोगे। यहां पर ए से डी तक की दूरी ए, डी से बी तक की, इसने कोई फ्लो भी नहीं चेंज किया है, इसने बातों को एक सीक्वेंस में दिया है, इसलिए इस सवाल में आप डायग्राम अवॉइड कर सकते थे। ए से ई और ई से सी, तो 2a+3/7। अब कुछ बच्चे सोच रहे हो कैसे लिखा, तो बात को अंडरस्टैंड करना भाई। ये कोई भी रैंडम ट्राइंगल है आपका एबीसी, बीसी के पैरेलल आपको लाइन ड्रॉ करनी है यहां पर, तो इसका मतलब ये क्या हो गई आपकी डीई। ये आपको ए दे रखा है, ये आपको a+4 दे रखा है, ये आपको 2a+3 दे रखा है, ये आपको 7 दे रखा है। अब ये डायग्राम इतना इजी था कि सिमिलरिटी के जब बेसिक सवाल किए जाते हैं तो उसके अंदर आ जाता है। ये स्टार्टिंग में सिमिलरिटी के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सबको डील करने के बाद जो डायग्राम बनते हैं कॉमन वाले, कि भाई इन पर कमांड अच्छी करो। एक नॉर्मल बच्चा है जिसको आइडिया भी नहीं इन सारी चीजों के बारे में, वो क्या करेगा, सवाल पढ़ेगा, चित्रकारी करेगा, फिर सिमिलरिटी आती है तो रेशियो लगाएगा। अब आपने देखा कि यार सारी चीजें एक सीक्वेंस में है, ए से डी, डी से बी, a/a+4, ए से ई, ई से सी तक, 2a+3/7 है। तो इसका मतलब आप सीधे सीधे डील कर सकते थे। मेरे ख्याल से यहां पर आपको डायग्राम की नीड नहीं थी। डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाने का ही मतलब ये है कि आपके 15 से 20 सेकंड चलेगा। अब इसे सोल्व करो, सोल्व करते टाइम थोड़ा दिमाग लगाना। क्या, या तो सीधे वैल्यू रख दो, सीधे वैल्यू में अगर आप कंफर्ट नहीं है, वैसे तो देखो ट्राई मार देते हैं, आप सबसे इजी वैल्यू रखेंगे 3, एक ही वैल्यू ही आपको निकालनी है। ये 3 रखोगे, ये 3/7 होगा, लेकिन जैसे ही आप इसको रखोगे अपोन में 7 तो बन गया, लेकिन ऊपर वाली बात डिस्टर्ब होगी, इसका मतलब 3 भी गलत है। अगर आप 5 रखते हैं तो 5/9 ये आएगा। ये कितना आ जाएगा भाई आपका 13/7, तो कोई रिलेशन नहीं मिल रहा। अगर आप 6 रखते हैं यहां पर तो ये 6/10 और 12×3 15, फिर 7 से वो नहीं कट रहा है। एक मिनट, बार बार क्या गड़बड़ कर रहे हैं, 7a, 1 मिनट, फिर से मैच करोगे, मिस कर दिया एक पार्ट, 2a+7, 2a+3/7 है। ठीक है,
देखना जरा, अगर आप 3 रखते तो 3/7 ये बनता। राइट साइड के अंदर देखना जरा, यहां पर 6 और 3 9, 3 2 6 और 3 9, 9/7 गुणा 3, 3 से 3 कट गया 7। इसका मतलब इसने बात को जस्टिफाई कर दिया, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, मैक्सिमम क्या होता है भाई, मान लो इससे बात नहीं बनी 3 से, तो दूसरा ऑप्शन उठाओ। सारे इजी लग रहे हैं दिखने में, तो 4 ले लो, 5 ले लो, 3 ऑप्शन तक मैक्सिमम ट्राई करना होता, नहीं बात बनती है तो चौथा तो करेक्ट है। एक तरीका और भी हो सकता है कि भाई मैं तो लिख करके सोल्व करना चाहता हूं, इसको थोड़ा और स्मूथ करें। तो देखना, 7a को इधर गुणा करोगे 7a², a को इससे गुणा करोगे 2a², इधर चला जाएगा लेफ्ट साइड में 5a² बराबर, इसका काम हो गया। इसको इससे गुणा किया चला गया, a को इससे करोगे 3a और ये 8 है, 8 और 3 क्या हो गया 11a प्लस आपका 4 गुणा 3 12। यहां पर आप चाहो तो क्या कर सकते हो, वही तरीका आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको लेफ्ट में ले आओगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये आपका माइनस का 0। 12 गुणा 5 60 क्रिएट हो रहा है। या तो यहां भी वैल्यू रख लो तो भी आसान है, ऐसा नहीं है। फिर भी नहीं रखना चाहते तो 12 गुणा में 5 60, और इसके फैक्टर करोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा -15 और प्लस का 4। ये फैक्टर होते हैं, पीछे मैंने एक जगह सिखाया था आपको अलजेब्रा के जब पेपर करवाए थे, रूट निकालते हो तो इनके साइन चेंज करते हो और अपोन में क्या करते हो, यहां पर इसका डिवीजन। अब ऑलरेडी वो कह चुका है a की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो a की वैल्यू 15/5 3 होगी। ये कैसे निकाला, तो अलजेब्रा के जो पेपर सेट मैंने करवाए हैं वहां जाकर के देख लेना कि क्या करना होता है, जिससे आपका रिजल्ट तुरंत के तुरंत आ जाता है। ठीक है, हर बात को डिस्कस करेंगे कि भाई क्या क्या आपके पास संभावनाएं होती हैं, किस किस पर आप काम कर सकते हैं। चलो भाई, देखने में क्या है, आसान सा सवाल है। देखो, इसने क्या कहा कि 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर रेडियस के 2 सर्कल्स एक दूसरे को बाहर से टच करते हैं। उबेनिस्ट अनुप्रस्थ रेखा की लंबाई, ठीक है, इसको कर देना। 2 टाइप की टेंजेंट होती हैं, एक आपकी डीसीटी होती है जो आपसे पूछिए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, एक आपकी टीसीटी होती है। सर्कल जब टच करते हैं एक दूसरे के तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट तिर्यक स्पर्श रेखा नहीं बनती है, सिर्फ डीसीटी ही आपकी बनती है। और जब टच करते हैं तो इसके बेसिक फॉर्मूले के अंदर दोनों सेंटर के बीच की दूरी r1 + r2 रखते हो, तो इस केस में डीसीटी की जो वैल्यू आती है वो क्या निकल के आती है 2r1 r2। क्लियर है? चलो, ये बात आपको पता भी होगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। एग्जाम में क्या करते हैं, 2 गुणा में 8 6 48, 2√48। अब आपने ऑप्शन देखे तो पता चला कि अच्छा यार ये तो बात ही नहीं बन रही है। अगर आपको कॉमन सेंस लगाना आता है तो कोई समस्या नहीं है, अगर कॉमन सेंस नहीं लगाना आता तो स्टार लगा लेना। इस सवाल में एग्जामिनर आपके साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। कैसे भाई, अगर ये 49 होता, अज्यूम करना बात को, यहां रूट मत निकालने लग जाना। अगर ये 49 होता तो रिजल्ट क्या आता, 7 बाहर आ जाता 14। ये 49 से छोटा है और ऐसा नहीं है बहुत छोटा है, एक ही नंबर छोटा है। इसका मतलब जो रिजल्ट आएगा वो 14 से थोड़ा सा छोटा होगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। या फिर देखो क्या कर सकते हो, अंदर इस बात को ले जाओ। 1 मिनट, क्या गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने? हाँ चलो, इसको अंदर लेके जाओगे तो 48 को 4 से आपको गुणा करना पड़ेगा। 48 गुणा 4, 48 को 2 से करोगे 96, गुणा में 2 192, और 14 का स्क्वायर √196 होता है। कहने का मतलब ये बात आप सीधे सीधे यहां भी अप्लाई कर सकते थे कि क्या दिमाग लगाएं ये सोल्व हो जाए। कोई बच्चा अगर अंडर निकाल रहा है तो मेरे ख्याल से वो बेवकूफी कर रहा है, क्योंकि अंडर निकालने में आपके 20 से 30 सेकंड किल होंगे। फिर वही है टाइम किल। टाइम किल का मतलब एग्जाम से बाहर। 34 पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 34। इससे खत्म सवाल और क्या होगा ज्योमेट्री के नाम पर। मतलब ये ज्योमेट्री के नाम पर ये वाले जो सवाल है ये लानत होते हैं। देखना जरा, ठीक है, स्पेशली एसएससी के सवाल कर रहे हैं इसलिए, बाकी पढ़ाई तो देखो हर चीज जाती है। रेलवे का बच्चा, उसको ये बात भी बतानी पड़ती है। सीजीएल में, सीडीएस के अंदर इस टाइप के सवाल एकदम नकली होते हैं। क्या कहा भाई, एंगल्स का रेशियो 3 5 4 है, 5 3 8 और 4 12।
12 180 डिग्री को 15 डिग्री से गुणा करोगे, एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। सबसे बड़ा एंगल 5, सबसे छोटा 3, दोनों का डिफरेंस 2, 2 को 15 से कर दिया, रिजल्ट कितना आ गया 30 डिग्री। ठीक है भाई, जो एकदम नकली सवाल है उन पर कोई टाइम किल करने का कोई फायदा नहीं है। होप ये बात आप समझते भी होंगे। 35 पर आ जाओ, सवाल नंबर 35। लैंग्वेज को रीड करो और जल्दी से आप अगर सोल्व करके बता सकते हो तो इसका कमेंट करके आप मुझे इसका रिजल्ट बता दो भाई, इसका रिजल्ट क्या होगा। सवाल नंबर आपका 35। देखो इसने क्या कहा, ए बी और सी एक वृत्त पर 3 बिंदु इस हिसाब से हैं कि जीवा ए बी और ए सी द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण 80 डिग्री और 120 डिग्री हैं। अब वो बात समझ आ रही है कि ये कॉमन डायग्राम होता है, ये सर्कल है ए से बी, ए से सी, क्लियर है। अब यहां पर वो सेंटर पर एंगल बनाएगा, एक एंगल 80 डिग्री का, दूसरा 120 का, 120 80 200 बचा कितना 160 का, और बी ए सी की ही वैल्यू आपसे पूछता है। तो इसका मतलब 100 कितना हो गया था आपका 180 और 120 200 160 जस्ट हाफ कर दोगे 80 डिग्री, इसका रिजल्ट होगा डी। ये वो सवाल है जहां कोशिश अगर करो तो पॉसिबल होगा। सर्कल बनाया, अब क्या करना है, एक ए बी लेना है, एक आपको ए सी लेना है। ये आपने मान लो ए बी और ए सी ले लिया, इसका सेंटर आपने यहां मान लिया सर्कल का। अब इसने क्या कहा, ए बी की वजह से जो एंगल बन रहा है, ए बी की वजह से जो एंगल बन रहा है वो कितने का है 80 डिग्री का, क्लियर है। ए और सी की वजह से जो सेंटर पर बन रहा है वो कितने का बन रहा है आपका 120 डिग्री, ये 200 हो गया। रिमेनिंग एंगल कितना भाई 160 डिग्री। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये बात सदा से पढ़ते आ रहे हो, बी और सी ने सेंटर पर एंगल 160 बनाया है, बी और सी सरकमफेरेंस पर जो एंगल बनाएगी 80 डिग्री। तो आप इस सवाल को माइंड में कर सकते थे। रीजन इसका सिर्फ इतना सा है कि लैंग्वेज एकदम आसान है। अगले सवाल को ट्राई करो भाई, डायग्राम दे रखा है, इसका मतलब सवाल आसान है, बहुत इजी वे में हो जाएगा। 36 38 तक हमें सवाल डिस्कस करने हैं। सेशन थोड़े से लंबे हो जाते हैं, 1 घंटे से ऊपर कई बार टाइम निकल जाता है, तो कोई नहीं, कुछ सेशंस में पेशेंस बना के रख लो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। उद्देश्य अपना चीजों को सीखना। डायग्राम है, एंगल ए पी ओ 35 डिग्री है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। ए पी ओ की वैल्यू 35 है, तो यहां से बी पी ओ की वैल्यू भी 35 होती है। बीपीओ एंगल दे रखा है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ठीक है, रीजन क्या होगा भाई, जो लंबाई पीए की होगी वही पीबी की होगी। ऑब्जर्व करना बात को, पीओ ठीक है दिख रहा है, ए को बी से ए को ओ से मिला दो, बी को ओ से मिला दो, एंगल ए भी 90, एंगल बी भी 90, दोनों के दोनों जो ट्राइंगल बनेंगे ओ ए पी और नीचे ओ बी पी, कैसे होंगे, सेम टू सेम डिट्टो। एओ की लंबाई रेडियस है, बीओ की लंबाई भी रेडियस है, पीओ भी कॉमन है, पीए पीबी, इसका मतलब एक ट्राइंगल दूसरे पर रख सकते हो, कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई होगी। तो जो एंगल ए पी ओ है वही एंगल आपका बी पी ओ होता है, बहुत सिंपल सी बात है। तो यहां पर इसका रिजल्ट एंगल बी पी ओ 35 डिग्री आपका निकल के आ जाएगा। चलिए मैं सवाल नंबर 37 की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, इसने डायग्राम दे दिया, डायग्राम दे दिया मतलब काम आसान कर दिया। जब भी कभी ये टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है कि मतलब स्पर्श रेखाएं होती हैं, सर्कल की सरकमफेरेंस पर नहीं होता है, इस क्वाड्रिलेटरल की सारी साइड्स आपकी टच करती रहती है। ठीक है, इसमें अगर आपको रिलेशन नहीं पता है तो मैं लिखवा देता हूं, बाकी इसका सॉल्यूशन देख लो पहले। ए बी आपका 10 है और इसके सामने सी डी आपका 7 है, तो 10 + 7 17, आमने सामने की साइड का सम इक्वल होता है। ऐसे देखना, एस से डी तक की वैल्यू आपको दे रखी है 4, ए से एस तक की वैल्यू दे रखी है 5, तो टोटल साइड कितनी होगी 5 4 2, और सामने वाली साइड क्या है बीसी, यही आपसे पूछा है। बीसी की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से आपके पास 8 लिखा जा सकता है। अब बात को समझना, ये बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी है, कैसे निकल के आए। एक बात तो मेरे ख्याल से आप मानते होंगे कि किसी भी पॉइंट से अगर आप 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो इसकी लंबाई अगर ए है तो इसकी भी ए होगी। इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा देता हूं, यही बात आप अगर इधर से सोचें, इस पॉइंट से यहां तक टेंजेंट है, वो कहां तक जा रही है वो नहीं, इस पर टच किया, इस पर टच किया, ये लंबाई अगर बी है तो ये भी आपकी बी होती है। इसको आगे बढ़ा दो, डायग्राम बना लेते हैं प्रॉपर।
सेम टू सेम यही बात है, इस पॉइंट से यहां और यहां तक टेंजेंट ये सी और ये सी, इस पॉइंट से यहां और यहां तक टेंजेंट डी और डी। तो आपको पता भी होगा, देखो इन दोनों साइड को ऐड करोगे तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्रिएट हो गया, इन दोनों साइड को ऐड करोगे तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो इसलिए मैंने क्या लिखा कि आमने सामने की साइड ए बी प्लस सी डी का रिजल्ट बराबर होगा ए डी प्लस बी सी के। तो इसका मतलब इस सवाल में आपको कुछ भी नहीं करना था, इतना आप लिखते कि 17 बराबर 9 प्लस बीसी होगा, तो 9 में 8 जोड़ोगे 17 आ जाएगा, तो बीसी की वैल्यू हो गई। चलो भाई अगले सवाल पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, आज के सेशन का अपना आखिरी सवाल। 38 सवाल हो जाएंगे। ज्योमेट्री का लेवल आपका मॉडरेट कह सकते हो। आज के सेशन में आपने देखा कि एक सवाल जो था वो काफी कैलकुलेटिव था, उसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। देखो भाई ए से बी तक की दूरी 8 दे दी, ए से सी तक की दूरी आपको दे दी 10, 8 ये है 10 ये है, तो इसका मतलब बी से सी अगर चाहिएगा तो आपका क्या हो जाएगा 6। ए से डी तक की दूरी 17, तो ये 17 होगी, ए बी आपकी 8 होगी, तो ये दूरी कितनी बची 15। सी डी तो पूछ रहा है भाई 15 में से आप यहां पर 6 लेस कर दोगे, रिजल्ट क्या आ जाएगा 9। इस सवाल को भी आप माइंड में कर सकते थे। कैसे? अगर ये सवाल देखो ऐसे डायग्राम अवॉइड कर देता तो क्या करते, एक एक चीज को लिखते और फिर बताते। और यहां पर उसे एक बात मेंशन भी करनी पड़ती कि जो सी पॉइंट है वो आपका असल में देखा जाए तो बीडी जो साइड है उसके ऊपर है, एंगल बी, बाकी लैंग्वेज सेम है। क्लियर? तब आपका टाइम किल होता है। डायग्राम आपकी आंखों के सामने, ट्रिपलेट आपको पता है 6 8 10 ट्रिपलेट होता है, 8 15 17 आपका ट्रिपलेट होता है। तो यहां तक आपके हो गए 38 क्वेश्चंस। अगला जो सेशन आएगा उसमें 19 सवाल और बचे हुए हैं, वो डिस्कस करने हैं। अब बहुत सारे बच्चे क्या है इन क्लासेस को नहीं देखते, रीजन क्या है भाई, टॉर्चर लगती है। तो ऐसा है कि टॉर्चर या तो आपको ये चीजें अभी लग जाएं तो बेहतर रहेगा। एग्जाम हॉल में तो अगर आज नहीं लग रही हैं, आज इनसे आप पीछा छुड़वाने की कोशिश करेंगे तो याद रखना, अगर आपको एक सरकारी नौकरी चाहिए, अगर आपका सपना इंस्पेक्टर बनना है, तो घूम फिर करके ये चीजें एग्जाम हॉल में तैयार हैं। वहां पर सोचोगे कि पढ़ लेते तो ठीक होते। एग्जाम हॉल में बैठकर बच्चों में बहुत आते हैं विचार इस टाइप के कि आज का पेपर तो चलो कोई बात नहीं, इस बार का सीजीएल बिगड़ गया तो बिगड़ गया, आज घर जाऊंगा, घर जाकर के जैसे प्री बिगड़ता ना किसी का एग्जाम हॉल में, तो वो क्या सोचता है वहां एग्जाम हॉल में बैठा बैठा कि आज से 2 घंटे मैथ, 2 घंटे आपकी इंग्लिश पढ़ूंगा, 2 घंटे जीके पढ़ूंगा, 2 घंटे रीजनिंग पढ़ूंगा, एक मॉक टेस्ट लगाऊंगा। ठीक, 2-4 दिन फॉलो कर ले तो कर ले, उस दिन तो नहीं करता एग्जाम से कि आज तो रिलैक्स करता हूं, अगले दिन फिर सोचता है रिलैक्स कर देता हूं, फिर सोचता नहीं यार ये पढ़ाई तो मंडे से स्टार्ट करेंगे या बुधवार से स्टार्ट करेंगे, अच्छा वार होता है शुरुआत करने के लिए। इस टाइप के विचार आते हैं। जिन बच्चों का मेंस खराब होता है एग्जाम हॉल में बैठ करके, वो क्या सोचते हैं, आज घर जाऊंगा, घर जाते मेरा ये काम है कि हर रोज का एक टाइम टेबल सेट करना है, 4 घंटे मैथ, 4 घंटे इंग्लिश और 1 मॉक टेस्ट डेली का, ये पैटर्न फॉलो करूंगा। नहीं करते। रीजन क्या है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, आप उनको करने से घबरा रहे हैं, जबकि टीचर आपको करवा रहा है। आपका मेरे ख्याल से 1 सेकंड का भी टाइम नहीं किल करता हूं सेशन के अंदर। हाँ, लास्ट के अंदर जिस बच्चे को बात नहीं सुननी है, कोई बात नहीं, आप स्ट्रीम को छोड़ो, आपने जो इंपॉर्टेंट काम था वो कर लिया है। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखें, इनसे अभी गो थ्रू हो जाओगे अच्छी बात है, वरना गो थ्रू जो बच्चा होगा वो सिलेक्ट होगा। तरीके मैंने आपको बता दिए, सिर्फ सवाल सोल्व करना इंपॉर्टेंट बात नहीं है। कई बच्चे क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर करते नहीं है, चैप्टर पढ़ा वाहियात सवाल कर रहे हैं, चैप्टर पढ़ा वाहियात सवाल कर रहे हैं। एक एक सवाल खुद से उनसे पूछो, 10 मिनट में हुआ कोई सवाल, कोई 5 मिनट में हुआ, कोई 15 मिनट में हुआ, ग्रुप्स पर घुमाते रहते हैं। एक सिंपल सा लॉजिक लगाओ, अगर ऐसा सवाल एग्जाम में आ गया जिसमें 10 मिनट लगते हैं, मान लो आपने फिनिशिंग भी कर दी, 5 मिनट में कर दोगे, क्या वो अटेम्प्ट करना चाहिए? नहीं, स्टार्टिंग में नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में ऐसे 7-8 सवाल आप करने लग गए, मान लो टिपिकल आ भी गए, तो आपका टाइम किल होगा। तो बेटर क्या रहता है, ऐसे सवालों को अवॉइड करो, क्योंकि इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे सवाल बचते हैं। 10 सवाल भी टिपिकल दे दिए वाहियात, 90 तो बच रहे हैं, उनको कर दो भाई, 180 तो आएंगे। नॉर्मलाइजेशन होगा, एरर नहीं करेंगे तो 190 95 चले जाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इन पर थोड़ा सा फोकस करें। मेरा काम समझाना था, बाकी आपको जो बेहतर लगे वो कर सकते हैं। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।